एक एक कंसेप्ट आपके दिमाग में चला जाएगा। और जो बच्चा इस रूप में अगर कोई एलिमेंट लिखा है तो उसको पंक्ति बोलते हैं। अब इसमें आप सोच रहे होंगे आई क्या है, तो बाबू रे, और याद रखिए यहां से सवाल आपके एग्जाम में आता ही आता है। अब मान लो तुम्हें गुणा करना है तो कैसे करोगे, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, दिस इज द सिमेट्रिक। प्यारे बच्चों नमस्कार, जैसा कि आप सभी को थंबनेल के माध्यम से पता चल गया होगा, 30 मिनट में पूरा का पूरा अध्याय नस्ते नाबूद। तो हाँ, आपने सही सुना और सही देखा, 30 मिनट में पूरे चैप्टर को हम नस्ते नाबूद कर देंगे। एक एक कंसेप्ट आपके दिमाग में चला जाएगा। और जो बच्चा यहां पे आया है, मैं आपको बता रहा हूं, इस वीडियो के बाद आपको आव्यूह चैप्टर में कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका मन और मस्तिष्क एक ही चीज बोलेगा, हमारा एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, गणित में 100 में 100 हमारा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि आव्यूह क्या होता है, तो आव्यूह कुछ और नहीं भैया, रेक्टेंगुलर बॉक्स में, क्या रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखे हुए कुछ अवयव होते हैं, उन्हीं को आव्यूह कहते हैं। या इसे और सरल भाषा में समझे तो भैया, बड़का कोष्टक में कुछ एलिमेंट लिखे होते हैं, उसी को आव्यूह कहते हैं। अब ये जो एलिमेंट होते हैं, कुछ पंक्ति के रूप में दिख रहे होते हैं और कुछ स्तंभ के रूप में दिख रहे होते हैं, जैसे आप यहां पे देख सकते हो। ये एक एग्जाम्पल है आव्यूह का। और यहां पे कुछ एलिमेंट आपको पंक्ति और स्तंभ के रूप में दिख रहे हैं, भैया इसको पंक्ति बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं पंक्ति। पंक्ति यानी अगर ऐसी कोई रेखा होती है, इस रूप में अगर कोई एलिमेंट लिखा है तो उसको पंक्ति बोलते हैं, इस रूप में लिखा है तो उसे स्तंभ बोलते हैं। यानी ये पंक्ति है और पंक्ति को हम डिनोट करते हैं R1 से। उसी तरीके से ये तुम्हारी क्या है, दूसरी पंक्ति है, और ये तुम्हारी क्या है, तीसरी पंक्ति है। तो बाबू ये हो गई पंक्ति, और ये तुम्हारे क्या होते हैं, स्तंभ होते हैं। क्या होते हैं, स्तंभ। क्या होते हैं, स्तंभ। ये तुम्हारे स्तंभ हो गए। इसे हम कॉलम भी कहते हैं और C1 से डिनोट करते हैं, C1। और ये तुम्हारा दूसरा स्तंभ जिसे हम C2 कहते हैं, ये तुम्हारा तीसरा स्तंभ जिसे आप C3 कहते हो। और ये तुम्हारा आव्यूह बन के तैयार हो जाता है। और ये तुम्हारा एक जनरल स्ट्रक्चर है आव्यूह का। आव्यूह का एक जनरल स्ट्रक्चर जिसमें कुछ अवयव इस प्रकार लिखे होते हैं। अब इसमें A11, A12, A13, A21, A22, A33 ये तुम्हारे सामने दिख रहे हैं। अब तुम्हारे दिमाग में ये चीज चल रहा होगा कि क्या ये जो अवयव हैं और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, यानी इनकी जो कोटियां हैं अलग अलग हो सकती हैं। अभी हम आगे आपको बताएंगे कि आव्यूह की कोटि क्या होती है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये A11, A12, A13 है क्या। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे जो A11 या A12 लिखा हुआ है क्या। यानी जैसे A11, A12, A13 लिखा है, इधर A21, A22, A23 लिखा है, इसी तरीके से A31, A32, A33 लिखा होता है। तो भैया इसमें है क्या ये, तो आपको हम एक एग्जांपल उठाते हैं जिसमें A12 हमने उठा लिया। इसमें 1 को कहते हैं हम लोग पंक्ति और 2 को हम क्या कहेंगे, स्तंभ। क्या कहेंगे, स्तंभ। यानी जो पहला वाला अक्षर होता है उस पंक्ति को डिनोट कर रहा होता है और दूसरे वाले को हम स्तंभ से डिनोट कराते हैं। तो बच्चों यानी ये क्या दिखा रहा है, ये 1-2, ये एक्चुअली में एलिमेंट का पोजीशन दिखा रहा होता है। यानी A12 का मतलब है कि जो नंबर है, जो संख्या है, वो किस स्थान पर है, वो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ पर। यानी यहां पे कोई भी एलिमेंट होगा वो किस स्थान पर है, ये चीज दिखा रहा होता है। जैसे मैं अगर कहूं A13 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। मैं अगर तुमसे पूछूं A23 का क्या अर्थ है, तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर यह बात समझ में आ गई तो आइए अब हम समझते हैं कि आव्यूह को किस रूप में यानी किस तरीके से डिनोट करते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाई
इट इज डिनोटेड बाई ए आई जे एम क्रॉस एन, यानी किसी भी आव्यूह को हम ए आई जे एम क्रॉस एन के रूप में डिनोट करते हैं। अब इसमें आप सोच रहे होंगे आई क्या है, तो बाबू रे आई कुछ और नहीं, आई को हम पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। जे यहां पे क्या है? स्तंभ है। जे यहां पे क्या है? स्तंभ। यानी ए आई जे का क्या अर्थ है? यानी इसमें आई का मतलब पंक्ति और जे का मतलब स्तंभ है। अब तुम्हारे मन में एक और सवाल उठा कि गुरुजी इसमें एम क्रॉस एन क्या है, तो आइए हम आपको बताते हैं कि ये एम क्रॉस एन क्या है। लेकिन उससे पहले आप ये समझ गए होंगे कि भैया आव्यूह को किस रूप में डिनोट किया जाता है, यानी ए आई जे और भैया कॉर्नर में एम क्रॉस एन होता है। तो अब समझते हैं कि एम क्रॉस एन क्या होता है। तो एम क्रॉस एन कुछ और नहीं, वो कोटि कहलाती है। किसी भी आव्यूह की कोटि को हम एम क्रॉस एन से डिनोट करते हैं। कैसे? यानी एम क्रॉस एन से डिनोट करते हैं, एम क्रॉस एन से डिनोट करते हैं। यहां पे एम क्या है? यहां पे एम पंक्तियों की संख्या है। एम का मतलब यहां पे क्या है? पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या है, पंक्तियों की संख्या है, पंक्तियों की संख्या मतलब उस आव्यूह में कितनी पंक्ति हैं। और एन का मतलब होता है स्तंभों की संख्या। क्या बच्चों? स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या, यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, ये एम और एन डिनोट करते हैं। ये एम और एन का मतलब होता है। तो इस तरीके से अब अगर हम फिर से वहीं पे चलते हैं कि आव्यूह को किस रूप में डिनोट किया जाता है, तो मेरे बच्चे भैया ए आई जे एम क्रॉस एन के रूप में डिनोट किया जाता है। आई यहां पंक्ति, जे यहां पे स्तंभ, एम का मतलब पंक्तियों की संख्या, एन का मतलब स्तंभों की संख्या। जैसे एक एग्जाम्पल हम तोड़ते हैं, यहां पे एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है 1 2 3 4 5 6। तो अब एक बात बताइए, ये कितने बाई कितने का है? यानी इसमें पंक्तियां और स्तंभ तो दिख रही हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितनी पंक्ति और कितने स्तंभ, तो बोलोगे सर जी 2 पंक्ति है और 3 गो स्तंभ है। तो इसकी कोटि क्या निकल के आई? तो इसकी कोटि भैया 2/3 निकल के आई। क्या निकल के आई? 2/3 निकल के आई। बस वाह। अब यहां से एक चीज आता है कि भैया नोट डाल के लिख लीजिए कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अवयवों की संख्या, आव्यूह में अवयवों की संख्या क्या होती है, तो आव्यूह में अवयवों की जो संख्या होती है, अवयवों की जो संख्या जो होती है वो कितनी होती है? एम क्रॉस एन के बराबर होती है। कितनी होती है? एम क्रॉस एन के बराबर होती है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। जैसे अगर ये आव्यूह दिया है, तो इस आव्यूह में अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, कितने अवयव की संख्या है, मतलब आव्यूह में अवयव कितने हैं, तो बोलोगे 2 क्रॉस 3, यानी 2 क्रॉस 3 यानी 2 क्रॉस 3 यानी 2 तिहाई 6, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 6। बोलो स्वाहा। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है मेरी जान, तो अब चलते हैं आव्यूह के प्रकार पर। आव्यूह के प्रकार पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमारा क्या है? टेलीग्राम चैनल है। तो जो भी क्लास की पीडीएफ होती है, चीजें होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, आपको यहीं से मिलेगी। तो भैया इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। अब आपको बताते हैं कि आव्यूह के प्रकार। सबसे पहले आव्यूह के प्रकार की बात करते हैं। आव्यूह के कई प्रकार होते हैं जो यहां पे दिख रहे हैं, यानी नाना प्रकार होते हैं। अब कहोगे नाना प्रकार तो बहुत होते हैं, लेकिन हां कुछ होते हैं जो बड़े मजेदार होते हैं। जिसमें सबसे पहला है पंक्ति आव्यूह, जिसे आप रो मैट्रिक्स कहते हो। एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। बोलो स्वाहा। दूसरा है स्तंभ आव्यूह। तो स्तंभ आव्यूह क्या होता है? जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। तीसरा है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह जिसे आप स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जानते हो। तो स्क्वायर का मतलब ही हो गया भैया जिसमें
चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो उसी से कुछ मिलता जुलता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कुछ और नहीं जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाए, यम जहां पे n के बराबर हो जाए। यहां से आपके एग्जाम में सवाल पूछता है यम बराबर n। जैसे एक एग्जांपल यहां पे देख सकते हो 1 2 3 4, तो भैया इसमें देखो पंक्तियां और स्तंभ भैया क्या है, बराबर बराबर है, यानी 2/2 का है। एक और एग्जांपल हो सकता है 1 0 1 2 1 3 3 2 1 2, तो भैया ये भी देखो 3/3 का है, इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हैं। अब आते हैं विकर्ण आव्यूह पर, यानी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स कुछ और नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है जरा समझिएगा, यानी एक ऐसा आव्यूह जिसके भैया मेन डायगोनल में कुछ न कुछ एलिमेंट हो, मेन डायगोनल में कुछ न कुछ एलिमेंट हो, और जो नॉन डायगोनल है यानी जो मेन विकर्ण नहीं है वो 0 होना चाहिए। ये आपका विकर्ण आव्यूह है। और एक बात और याद रखना है कि जितने भी विकर्ण आव्यूह होते हैं वो एक वर्ग आव्यूह होंगे, यानी विकर्ण आव्यूह है तो वर्ग आव्यूह होगा ही होगा। तो ये तुम्हारा विकर्ण आव्यूह हो जाता है। अब आता है अदिश आव्यूह, जिसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। एक ऐसा आव्यूह यानी जिसका मेन डायगोनल, मेन विकर्ण जो है सेम हो, जिसका मेन विकर्ण जो है सेम हो और बकिया सब क्या हो, अंडा हो, उसी को कहते हैं भैया अदिश आव्यूह, यानी स्केलर मैट्रिक्स। अब आते हैं सबसे लास्ट में है एक महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक और भी स्पेशल टाइप का होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसका नाम है तस्मक आव्यूह। क्या बच्चों, तस्मक आव्यूह, तस्मक आव्यूह, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है जरा समझो। एक ऐसा आव्यूह, एक ऐसा आव्यूह, एक ऐसा आव्यूह जिसका मेन डायगोनल एक हो, इकाई हो, एक हो, इसीलिए इसको इकाई आव्यूह के नाम से भी जानते हैं। 1 1 1 और बकिया सब क्या हो, 0, बकिया सब क्या हो, 0 हो, यानी जिसका मेन विकर्ण एक हो, यानी जिसका मेन डायगोनल एक हो उसे विकर्ण आव्यूह कहेंगे, यानी डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ये बात आप लोगों को याद रखेंगे, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है इकाई आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। अब आता है नेक्स्ट चीज भैया कि बाबू हो कि आव्यूह की समानता। हम कब कहेंगे कि दो आव्यूह आपस में बराबर होते हैं? और याद रखिए यहां से सवाल आपके एग्जाम में आता ही आता है, चाहे ऑब्जेक्टिव ले लो चाहे सब्जेक्टिव ले लो। अब मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि भैया आव्यूह की समानता, आव्यूह की समानता, आव्यूह की समानता, आव्यूह की समानता से आपके पास सवाल आता ही आता है, आव्यूह की समानता से सवाल आता ही आता है। कब हम कहेंगे कि आव्यूह समान है? जैसे तुम्हारे पास दो आव्यूह है x y z w, और एक आव्यूह तुम्हारे पास है a b और c और d। तो भैया हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों आव्यूह आपस में बराबर हैं, लेकिन कैसे बराबर हैं? तो उसके पीछे का शर्त क्या है, उसके पीछे का कंडीशन क्या है? तो भैया इसके पीछे का दो कारण है। पहला कारण ये होता है कि दोनों आव्यूह आपस में बराबर तभी होंगे जब दोनों आव्यूह का भैया क्या होगा, ऑर्डर सेम होगा, यानी कोटियां बराबर होनी चाहिए। यानी इसकी कोटि क्या है, देखो भैया इसमें देखो दो पंक्ति दो स्तंभ है, कोट है ना, और इसमें भी देखो दो पंक्ति दो स्तंभ है, यानी कोटियां दोनों की बराबर है। तो हम पहले लिखेंगे पहला कंडीशन कि कोटि समान होना चाहिए। कोटि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। कोटि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो पहली कंडीशन आप लोगों को याद रखना है कि भैया दो आव्यूह आपस में तभी बराबर होंगे जब दोनों आव्यूह का कोटि बराबर होगा। दूसरा क्या है मेरी जान, जरा ध्यान से सुनो। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है कि भैया कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होना चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी x a के बराबर होना चाहिए, y b के बराबर होना चाहिए, z c के बराबर होना चाहिए,
W जो है D के बराबर होना चाहिए, यानी हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर होना चाहिए। अगर हर चीज आपस में बराबर है, हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल है, तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों आव्यूह आपस में बराबर है। तो भैया दो शर्त होती है, ये दोनों शर्तें अगर आपस में फुलफिल कर लिया तो भैया हम कहेंगे दोनों आव्यूह आपस में बराबर होते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के सवाल आते हैं। एक सवाल मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, एक सवाल आपको दिखा देना चाहता हूं। यह सवाल प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। यदि यदि एक सवाल दिया है कि एक आव्यूह है 1 2 3 4, ठीक है, एक सिंपल सा सवाल है, अगर ये चीज x y और 3 4 के बराबर है ना, तो इसमें x y का मान क्या होगा, x तथा y का मान बताइए, x तथा y का मान क्या होगा। हम इसमें बता दे रहे हैं, ऑप्शन आपके पास है 3 और 4, बी ऑप्शन है 1, 2, सी ऑप्शन है 2, 1, डी ऑप्शन है 4, 3। तो भैया इस सवाल का उत्तर क्या होगा? इस सवाल का उत्तर बड़ा ही आसान होगा कि भैया ये दोनों आव्यूह आपस में बराबर हैं। ये बात पहले से ही कह रहा है कि 3 3 के बराबर है, 4 4 के बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए, यानी 3 3 के बराबर, 4 4 के बराबर, यानी x किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। पहली चीज क्लियर है। इसी तरह से y जो है वो 2 के बराबर होगा, y जो होगा 2 के बराबर होगा, यानी x जो है 1 के बराबर है, y जो है 2 के बराबर है, यानी इस सवाल का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी x का मान 1 होगा, y का मान 2 होगा। बोलो स्वाहा, खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है बच्चों? आगे यह है कि आव्यूह का ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, यानी ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। देखो जिस तरह से गणित में क्या होता है, कई प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, है ना, संक्रियाएं होती हैं, जैसे जोड़ना है, घटाना है, गुणा है, भाग है, उसी प्रकार आव्यूह में भी ऑपरेशंस होते हैं। तो आव्यूह को भी भैया जोड़ना होता है, घटाना होता है, गुणा करना होता है, तो वो हम लोग सीखते हैं कि भैया आव्यूह पर संक्रिया, है ना, आव्यूह पर संक्रिया, 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 आव्यूह पर संक्रिया। तो आव्यूह की संक्रिया पर सबसे पहला जो होता है संक्रिया, वो होता है कि भैया जोड़ना। जोड़ना सबसे पहला जो होता है कि आव्यूह का योग, आव्यूह का योग, दो आव्यूह का योग, आव्यूह का योग, आव्यूह का योग, योग, आव्यूह का योग, मतलब दो आव्यूह को कैसे जोड़ सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों को समझना है। तो सबसे पहली कंडीशन, दो आव्यूह को अगर तुम जोड़ना चाहते हो मेरी जान, तो उसमें यह बात याद रखना है कि भैया दोनों आव्यूह की कोटि समान होनी चाहिए। शर्त यह है, पहला शर्त यह है, तो शर्त यह आप लोगों को याद रखना है, कोटि समान होनी चाहिए, कोटि समान होना चाहिए। कोटि क्या होना चाहिए? समान होनी चाहिए, कोटि समान होनी चाहिए। ये शर्त है, इस शर्त को आप लोगों को याद रखना है। बोलोगे हाँ जी सर। जैसे अब एक एग्जांपल आपको हम दिखाते हैं। एक एग्जांपल ये है कि यदि a बराबर एक आव्यूह है 1 2 3 4 और दूसरा आव्यूह आपके पास तथा b बराबर आपके पास दिया है मान लो 1 2 0 2, है ना, तो कह रहा है कि भैया a प्लस b ज्ञात करो, यानी दोनों आव्यूह को जोड़ो। बड़ा ही सिंपल होता है, दो आव्यूह को जोड़ना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ दो। पहले चीज यही देखो, क्या दोनों की कोटियां समान है? हाँ जी सर, दोनों की कोटियां समान है, 2 बाई 2, 2 बाई 2, यानी इसमें अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट खट खट जोड़ दो, यानी 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 आएगा, 2 में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा, 3 में 0 जोड़ोगे तो 3 आएगा, 4 में 2 जोड़ोगे 6 हो जाएगा। बोलो स्वाहा। और ये हो गया। तो चाहे 2 बाई 2 का सवाल हो, चाहे 3 बाई 3 का सवाल हो, इसी तरीके से हम जोड़ेंगे, खत्म। इसी तरीके से अब आ जाते हैं कि आव्यूह का अंतर, आव्यूह का अंतर, यानी दूसरा हमारे पास संक्रिया जो होता है, दूसरा संक्रिया जो होता है आव्यूह का अंतर, यानी दो आव्यूह का अंतर कैसे निकालते हैं, यानी घटाते कैसे हैं, यानी आव्यूहों को घटाते कैसे हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपके पास यहां पे कंडीशन, यहां पे फिर से आ जाएगी कंडीशन वही कि भैया आव्यूह को अगर घटाना है तो पहले तो ये देखो कि दोनों आव्यूह आपस में बराबर है या नहीं, यानी उनकी कोटियां बराबर होनी चाहिए। तो कंडीशन ये फॉलो होना चाहिए, कोटि क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। कोटि क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। कोटि बराबर होनी चाहिए, होनी चाहिए।
तो ये कंडीशन आप लोगों को फॉलो करना है। सबसे पहली चीज हम आपको तुरंत एक एग्जांपल के साथ है ना रिलेट करते हैं। यदि ए बराबर सेम सवाल, एक काम करते हैं यहीं पे आ जाते हैं, यहीं पे सेम सवाल। अब ए बराबर ये है, बी बराबर ये है। अब यहीं पे दूसरा सवाल था कि भैया इसका अगर अंतर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो ए में से बी को माइनस कर दो, तो भैया अंतर निकालोगे यानी ए माइनस बी क्या होगा, सेम तरीके से। बस देखो कि क्या इनका कोटि समान है, कोटि समान है, यानी अंतर क्या होगा, एक में से एक जाएगा अंडा, दो में से दो जाएगा अंडा, तीन में से जीरो जाएगा तीन, और चार में से दो जाएगा दो, बोलो स्वाहा। ये हो गया अंतर। तो चाहे 2/2 का हो या 3/3 का हो, इसी तरीके से निकालेंगे। अब आ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं कि आव्यूह का अंतर के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज होती है वो ये है कि आव्यूह का गुणा। आव्यूह का गुणा, उसमें भी गुणा में भी सबसे पहले होता है, सबसे पहले जो होता है वो आपका होता है अदिश गुणन। क्या भैया, अदिश गुणन। अदिश गुणन, अदिश गुणनफल यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी अदिश गुणनफल। तो अदिश गुणनफल क्या होता है जरा सोचो। अगर एक कोई भी आव्यूह दिया है, कोई भी आव्यूह दिया है 1 2 3 4, अगर इस आव्यूह में किसी भी संख्या, एक सिंगल नंबर का अगर गुणा होता है तो उत्तर क्या आता है, उत्तर क्या होता है। तो भैया जब किसी संख्या का किसी आव्यूह में, किसी सिंगल नंबर का अगर हम किसी आव्यूह में, किसी कांस्टेंट नंबर का किसी आव्यूह में गुणा करते हैं तो वो सब में हो जाता है। तो इस सवाल का उत्तर क्या आएगा जरा देखो। देखो 5 का गुणा सभी एलिमेंट में कर देंगे, 5 करने 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, और ये हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। मैं बता देना चाहता हूं इस तरह से कोई भी आव्यूह हो और उसमें किसी भी कांस्टेंट नंबर का गुणा करना हो तो भैया सब में गुणा कर दो, यानी कद्दू कटेगा सब में बटेगा, खल्लास। अब आ जाते हैं कि दो आव्यूह का गुणा, 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 दो आव्यूह का गुणा यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर। अब यहां पे ध्यान से सुनो, मल्टीप्लीकेशन जो होगा दो नंबर का वो भैया याद रखना, मल्टीप्लीकेशन 2/2 में भी हो सकता है, यानी सेम कोटि वाले में भी हो सकता है और अलग अलग कोटि में भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम समान कोटि का गुणा हम आपको दिखाते हैं, समान कोटि का आपको हम गुणा दिखाते हैं, समान कोटि का गुणा दिखाते हैं, समान कोटि का गुणा दिखाते हैं। जैसे ए वाला एक आव्यूह है 1 2 1 1 और दूसरा आव्यूह दिया गया है मान लो 3 4 1 2। अब मान लो इसमें तुम्हें गुणा करना है तो भैया एक बात जान लो, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है। अगर गुणा करना है तो ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, और इनका जो गुणा होगा वो भी 2/2 का ही आएगा। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी 1 का गुणा 3 में करोगे 3 आएगा, डन जी। 2 का गुणा फिर 1 में करोगे और फिर इनको जोड़ दोगे, 1 का गुणा 3 में, फिर 2 का गुणा 1 में, डन है। पहली पंक्ति फिर दूसरा स्तंभ, 1 का गुणा 4 में 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, डन है भैया, बात समझ में आ रहा है। उसी तरीके से अब दूसरी पंक्ति फिर पहला स्तंभ करेंगे, यानी 1 का गुणा 3 में 3 हो जाएगा, 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 हो जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति फिर दूसरा स्तंभ, 1 का गुणा 4 में 4 हो जाएगा और 1 का गुणा 2 में करोगे 2 हो जाएगा। और इस सवाल का उत्तर जो तुम्हारे सामने निकल के आएगा 3 2 5 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, बोलो कंप्लीटली डन है। यानी इसका जो प्रोडक्ट आया है वो भी 2/2 का आया है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनना। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि असमान कोटि का गुणा, कि अगर तुम्हारे पास समान कोटि का गुणा नहीं है, मतलब कोटि अलग अलग है, तो हम इसीलिए लिख रहे हैं असमान कोटि का गुणा, असमान कोटि का, असमान कोटि का गुणा, असमान कोटि का गुणा, असमान कोटि का गुणा। जैसे एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, ये एक आव्यूह दिया है 1 2 3 3 2 1, ठीक है, और इसमें आपको गुणा करना है 1 2
3210। अब मान लो तुम्हें गुणा करना है तो कैसे करोगे? अब ये देखो, सबसे पहले आपको अगर गुणा करना है तो देखो कोटि इन दोनों की अलग अलग है, दोनों की कोटि क्या है? अलग अलग है। अब ये देखो, दो पंक्ति है, तीन स्तंभ है, बोलोगे हाँ जी सर। इसमें देखोगे आप, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? तीन पंक्ति दो स्तंभ, तीन पंक्ति दो स्तंभ, यानी इसमें कोटि क्या है? अलग अलग है। तो पहले यह चीज देखा जाता है कि क्या गुणा संभव है या नहीं है। याद रखिए, जब कोटियां अलग अलग हैं तो गुणा संभव भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो पहले यह चीज चेक करना है। तो यहां पे देखोगे लास्ट वाली संख्या और पहली वाली संख्या है ना, तो इसकी लास्ट और इसकी पहली संख्या दोनों बराबर है, इसकी लास्ट और पहली संख्या यानी बराबर है, तो यानी इसका अर्थ ये होता है कि भैया गुणा संभव है। इसका अर्थ ये हो गया कि गुणा संभव है, इसका अर्थ ये है कि गुणा संभव है, इसका अर्थ ये हो गया कि गुणा संभव है। तो भैया ये तीन तीन के बराबर है, तो भैया इसका प्रोडक्ट जो निकलेगा पहला और दूसरा यानी 2/2 निकलेगा। तो भैया इसका गुणा क्या होगा? कितने बाई कितने का आएगा? इस पर सवाल पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो यानी 2/2 का आएगा। अब देखिए इसका गुणा होगा क्या? 2/2 का होगा, लेकिन होगा क्या? तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, एक का गुणा एक में एक, दो का गुणा तीन में दो तिहाई 6, तीन का गुणा एक में तीन करने 3, डन है जी। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, एक का गुणा दो में दो हो जाएगा, दो का गुणा दो में दो दूनी 4 हो जाएगा, फिर तीन का गुणा 0 में 0 हो जाएगा, डन है भाई साहब। देखो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, एक का दो में, दो का दो में, तीन का 0 में, डन है जी। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीन का गुणा एक में तीन करने 3, फिर दो का गुणा तीन में दो तिहाई 6, फिर एक का गुणा एक में एक हो जाएगा, डन है भाई। उसी तरीके से फिर दूसरी पंक्ति और फिर दूसरा स्तंभ, यानी तीन का गुणा दो में तीन दूनी 6 हो जाएगा, और प्लस दो का गुणा दो में दो दूनी 4 हो जाएगा, एक का गुणा 0 में करोगे 0 हो जाएगा, और इसको जोड़ लोगे और इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दोगे, इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो भाई कोई भाई कितने बाई कितने का गुणा हो और इसी तरीके से करोगे। तो ये हो गए तुम्हारे गुणा खत्म। अब आगे बढ़ते हैं भैया कि भैया गुणा के बाद आता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या बच्चा? आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त आता है, आव्यूह का परिवर्त है ना। इसके बाद हम पढ़ते हैं आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त, परिवर्त। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है? इसको हम ट्रांसपोज कहते हैं, यानी ट्रांसपोज, किसी भी आव्यूह का ट्रांसपोज ज्ञात करना। तो भैया सबसे पहले ट्रांसपोज को डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई ए डैश, ए डैश या ए के पावर बी, डन है भैया। हम आपको बताना चाहते हैं किसी भी परिवर्त को इस तरीके से डिनोट करते हैं। इसमें होता क्या है कि कोई भी आव्यूह अगर आपके पास दिया गया है 1 2 3 4 5 6 और कह रहा है कि भैया इसका तुम्हें ट्रांसपोज ज्ञात करना है। क्या ट्रांसपोज ज्ञात करना है? कुछ नहीं, जो पंक्ति है स्तंभ में आ जाती है, स्तंभ पंक्ति में आ जाती है, यानी उल्टी पलटी मचा देते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हो जाएगा, बोलो स्वाहा। तो भैया यही है परिवर्त। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसके गुणधर्म हैं जो आप लोगों को पूछे जाते हैं एग्जाम में। भैया 1 नंबर हो या 2 नंबर हो, यहां से सवाल पूछा जाता है प्रॉपर्टीज किसका? परिवर्त का। सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है? याद रखें कि भैया हो कि अगर कोई भी दो आव्यूह दिया है और उनका जोड़ करके परिवर्त करो, तो भैया इसको ये किसके बराबर होता है? कोई भी दो आव्यूह अगर उसका परिवर्त कर रहे हो तो भैया ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होता है, ये बात याद रखना है। दूसरा प्रॉपर्टी आप लोगों को याद रखना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जाती है कि अगर दो आव्यूह है और उनका अगर गुणा कर रहे हो, उनका गुणा कर रहे हो और गुणा करके परिवर्त कर रहे हो, तो भैया ये याद रखना है वो किसके बराबर होता है? बी डैश इंटू ए डैश के। मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया यहां से आपके बिहार बोर्ड हो गया या झारखंड बोर्ड हो गया, यहां से सवाल पूछे जाते हैं। तीसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर सवाल यह होता है कि अगर तुम्हारे पास यह है कि कोई आव्यूह और उसका परिवर्त करके परिवर्त कर रहे हो, तो भैया ये क्या आएगा? ए के बराबर आ जाएगा। ये तीनों प्रॉपर्टी याद रखना है, यहां से आपके एग्जाम में सवाल आता है। अब आते हैं नेक्स्ट भैया, नेक्स्ट क्या है कि सममित आव्यूह, मतलब आव्यूह
कि दो और भी रूप होते हैं, एक सममित और एक विषम सममित। सममित को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। होता क्या है, एक ऐसा आव्यूह अगर उसका परिवर्त करने पर खूब हूब वही आ जाए तो उसे सममित आव्यूह कहते हैं। जैसे देखो a बराबर एक आव्यूह ये दिया है 1 2 3 2 6 4 3 4 5, ठीक है, ये तुम्हारे पास एक आव्यूह है, डन है भैया। लेकिन जैसे ही तुमने a डैश निकाला तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ आ गया। लेकिन आपने दोनों आव्यूह देखा आपस में बराबर ही हैं, कुछ बदला नहीं। एक यहां भी है, एक यहां भी, दो यहां भी, दो यहां भी, छह यहां भी, छह यहां भी, चार यहां भी, चार यहां भी, पांच यहां, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, दिस इज द सिमेट्रिक, यानी a डैश a के बराबर हो गया। यानी इसको और भैया ऑफिशियल लिख सकते हैं, a i j अगर a j i के बराबर हो जाए तो ये आपका सममित आव्यूह होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट भैया विषम सममित आव्यूह, जस्ट इसका उल्टा, कि कोई भी अगर आव्यूह है और उस आव्यूह का अगर आप परिवर्त कर रहे हो तो -a के अगर बराबर हो जा रहा है, -a के बराबर हो जा रहा है तो वो एक विषम सममित आव्यूह होता है। जैसे ये एक आव्यूह दिख रहा है और ये आव्यूह भैया यहां पे दिख रहा है, बोलोगे हाँ जी सर। जैसे ही आपने परिवर्त किया तो जहां धनात्मक था वहां ऋणात्मक हो जाएगा, जहां ऋणात्मक है वो धनात्मक हो जाएगा। जैसे ये तुम्हारे पास ये आव्यूह 0 6 2 है, जैसे ही तुम इसका a डैश निकालोगे, जैसे ही निकालोगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा, दूसरी पंक्ति -6 0 10 हो जाएगा, तीसरी पंक्ति -2 -10 और 0 हो जाएगा। यानी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। हमने a का जैसे ही a डैश निकाला तो आपने ये देखा कि जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस है वो प्लस हो गया। तो कंक्लूजन के रूप में यानी परिवर्त निकालने पर अगर माइनस साइन कॉमन आ जाता है तो वो विषम सममित आव्यूह होता है। और इसी चीज को अगर हम डिनोट करें तो भैया ऑफिशियल रूप में ए आई जे अगर परिवर्त करने पर ए जे आई हो जाए लेकिन माइनस साइन के साथ तो वो एक विषम सममित आव्यूह यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। ये खेल आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। यानी इस पूरे आव्यूह में यही जो चीज थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद आपको आव्यूह की कुछ परिणाम है, कुछ प्रॉपर्टी है जो आप लोगों को याद रखना है। यहां से आपके एग्जाम में सवाल आते हैं कि भैया a प्लस a डैश एक क्या होता है, सममित आव्यूह होता है, a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह होता है। यह बात आप लोगों को याद रखना है और आप लोग जल्दी से बताइए कि यहीं से यह चीज पूरी तरह से समाप्त हो जाती है कि सममित आव्यूह a प्लस a डैश अगर कहीं भी दिखे तो भैया कोई आव्यूह है और उसका परिवर्त दोनों को जोड़ रहे हो तो वो सममित आएगा, और भैया कोई आव्यूह है अगर किसी आव्यूह के परिवर्त को घटा रहे हो तो वो विषम सममित आव्यूह होगा। ये बात आप लोगों को याद रखना है और यहीं से पूरा का पूरा जो है आव्यूह चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। यानी पूरे के पूरे 30 मिनट के अंदर ही हमने पूरे इस आव्यूह चैप्टर को खत्म कर दिया। और अगर आप पूरा डिटेल में अगर आव्यूह चैप्टर को पढ़ना चाहते हो तो इसका वन शॉट पूरा डिटेल में 2.5 घंटे का हमने लाइव सेक्शन में डाल दिया है, तो उसको भी जाकर के आप पढ़ सकते हो डिटेल में। अगर आपको सुपर फास्ट रिवीजन करना है तो उसके लिए ये हमने आपको पूरा का पूरा आव्यूह चैप्टर समाप्त कर दिया। एक बार जल्दी से सारे बच्चे ये बताएंगे कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको ये क्लास पूरी तरह से समझ में आ गई है। तो भैया एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि भैया ये क्लास कैसी लगी और कितने विद्यार्थी हैं जो गणित में 100 में 100 लेकर के आना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।